तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के जितने भी 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक हम वो कवर करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने आपको सभी टॉपिक वाइज वीडियो दे दिया है। केमिस्ट्री के फिजिक्स के हमने सभी डेरिवेशंस करा दिए हैं और उसके बाद आपको फिजिक्स के 3 नंबर वाले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कवर करा दिया है। ठीक है, तो फिजिक्स का कंप्लीट है, बस केवल 3 वीडियो आपको फिजिक्स में देना है, जिसमें से 2 वीडियो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस के होंगे, एक वीडियो आपका पूरे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में हमने आपको पूरा चैप्टर 1 से लेके 10 तक टॉपिक वाइज तो करा ही रखा है और हमने अलग से आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो दिया है जिसमें आपको सभी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू कराए गए हैं 2 वीडियो में। ठीक है, पहले वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री के और थोड़े बहुत इनऑर्गेनिक के पीवाईक्यू कराए गए हैं, दूसरे वीडियो में आपको ज्यादातर सेकंड केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज कराए गए हैं। वो वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री का एक ही प्लेलिस्ट है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा के नाम से। उसमें आपको केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट वीडियो और सभी टॉपिक वाइज जो वीडियो है उसी में दिया जा रहा है। आपको हमने सभी नेम रिएक्शंस करा दिए हैं, उसके लॉन्ग वीडियो तो हमने आपको प्रोवाइड किया ही है, शॉर्ट वीडियो में भी हमने आपको प्लेलिस्ट बना के दे दिया है नेम रिएक्शंस के नाम से, वहां से आप सभी नेम रिएक्शन कवर कर सकते हो। और अभी जल्दी हमने आपको क्या होता है जब वाला जितने भी रिएक्शन थे वो वीडियो दे दिया है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में लॉन्ग वीडियो में तो मिलेगी ही, शॉर्ट वीडियो में भी आपको क्या होता है जब रिएक्शन के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां पे भी आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें कुल 14 शॉर्ट वीडियो हैं। ठीक है, क्या होता है जब वाले 14 रिएक्शंस है, तो आप वहां से कवर कर सकते हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जितने भी 2 नंबर वाले या कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम तो 2 नंबर वाले ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो 2 नंबर के अलावा 4-5 नंबर में भी स्कोर कर देते हैं किसी किसी जो आपका पेपर सेट होता है उसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 1 से कराएंगे, विलियन का जितना भी क्वेश्चन हम कराएंगे, एकदम से गांठ आप बांध लीजिए, विलियन का जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है वो 2 नंबर के अलावा 3 और 5 नंबर में भी आ सकता है, इवन आया हुआ भी है कई सेटों में। कभी कभी 4 नंबर वाले टॉपिक में भी या क्वेश्चन पैटर्न में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मूलरता और मूलरता में अंतर बताइए, या निर्णय समीकरण, पुनराव समीकरण, ये सब आपको डिराइव करना पड़ता है। तो डिराइव तो हम करके यहाँ बताएंगे नहीं, केवल आपको फॉर्मूला बताएंगे और उससे उसकी डिफिनेशन बताएंगे। डिराइव करके हमने आपको टॉपिक वाइज जब पढ़ाया था एक एक वीडियो लेक्चर, जैसे कि मूलरता का एक वीडियो दिया था तो उसमें आपको मूलरता को बहुत ही डिटेल में समझाया था और डिराइव भी किया था। इसीलिए यहाँ पे केवल मेन चीजें पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि 2 नंबर के हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दें शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके पहले टेलीग्राम चैनल भी था, लेकिन वो हमने डिलीट कर दिया है, क्योंकि वहां पे चीजें जो है दे तो हम रहे हैं, लेकिन वहां पे बच्चे ज्यादातर ज्वाइन नहीं होते हैं। इंस्टाग्राम लोग ज्यादा चलाते हैं, इसलिए इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपना अकाउंट खोल लिया है, तो वहां पे जाके आप अपने कमेंट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आप पूछ लीजिएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो में सबसे पहले देखेंगे चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले क्वेश्चंस है वो। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के कम से कम 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। जैसे पहला, मोलरता क्या है, मोलरता क्या है, मोलरता और मोलरता दोनों में अंतर समझाइए। अगर ऐसे आ गया तो कम से कम 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन जाने ही वाला है। किसी किसी सेट में 2 ही नंबर का पूछ लेता है। अब जिसकी फूटी किस्मत होगी उसी में 2 नंबर का ये आएगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन जो चैप्टर 1 का आता है। दूसरा है हेनरी का नियम, फिर तीसरा राउल्ट का नियम, उसके बाद इसी में आपके प्रसारण दाब का नियम। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इवन पूछे भी गए हैं। मैं बताऊंगी कितने कितने ईयर्स में ये सारे क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मोलरता तथा मोलरता को उदाहरण से समझाइए, ऐसे पूछा जा सकता है। या इसी को किसी विलयन की मोलरता तथा मोलरता के बीच अंतर समझाइए। तो अभी हमने कहा जब अंतर वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर मोलरता और मोलरता के उदाहरण सही समझाइए, अगर 2 क्वेश्चन एक ही में बन गया तो मैक्सिमम 4 नंबर स्कोर जरूर करेगा। बस किसी किसी सेट में ही 2 नंबर का आता है, तो हमें 2 नंबर से तो मतलब ही नहीं है, कितने भी नंबर का आएगा हमें तैयार करना पड़ेगा ही। तो इसीलिए इसे तैयार कर लीजिएगा। कितने नंबर में ये मैक्सिमम आ सकता है, 2 नंबर में, 4 में या 5 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वो सेट के हिसाब से बनाते हैं। अब देखिए ये पूछा कब कब गया है क्वेश्चन, तो 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, 24 में आया था, 18 में और इसके पहले 10 में भी आया हुआ था। यहां तक आपको पहले चीजें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं? तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पॉपुलर, इसके पहले भी कई सन में आया था, लेकिन हमने कुछ 2-4 सन ही लिखा हुआ है। ठीक है,
तो 25 में आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है कि 26 में किसी सेट में आ जाए, क्योंकि 7 सेट बनता है, किसी न किसी सेट में आ सकता है। तो मोलरता पहले होती क्या है, मोलरता पहले समझेंगे फिर मोलरता समझेंगे। दोनों सेम होता है, डिफरेंस बताए क्या होता है। देखिए आयतन जो होता है, मान लीजिए विलियन जो आप लेते हैं, उस विलियन में अगर आयतन आपने लीटर में ले लिया है तो आप मोलरता को समझा रहे हैं, ठीक है, मोलरता को समझा रहे हैं। लेकिन अगर आपने विलियन का जो आयतन है वो लीटर में नहीं लिया है बल्कि किग्रा में यानी कि केजी में ले लिया है, तो आप मोलरता को समझा रहे हैं, ठीक है। यानी एक ही डिफरेंस है, अगर आप आयतन को लीटर में लेंगे तो आप किसका डिफरेंस बताएंगे, मोलरता का, ठीक है। और अगर यही आयतन आपने केजी में ले लिया तो आप मोलरता को समझाएंगे, ठीक है। डिफिनीशन दोनों का सेम होगा, बस जहां पे आप आयतन ले रहे हैं वहां पे अगर आप मोलरता को समझाएंगे तो केजी लेंगे उसका आयतन में, केजी यानी किलोग्राम में लेंगे, और फिर मोलरता अगर समझाएंगे तो लीटर में उसका आयतन लेना पड़ेगा। इतना ही डिफरेंस इसमें है। पहले डिफिनीशन पे फोकस नहीं करेंगे, पहले इसको हम कैसे समझेंगे, डायग्राम से, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने एक क्या ले लिया, बीकर या पात्र ले लिया, ठीक है। ये एक बीकर या पात्र है, इस बीकर में हम लेंगे सोल्यूशन, लेकिन याद रहे सोल्यूशन का जो हमेशा आप आयतन लेंगे वो एक लिमिट तक ही लिया जा सकता है। अब जैसे भैया आपने लिया एक गिलास, तो गिलास में एक गिलास पानी हटवाएंगे ना, इसमें 2 गिलास पानी थोड़ी डाल देंगे, तो उसी हिसाब से उस गिलास का जितना आयतन है उतना ही गिलास में पानी आप डाल सकते हैं। इसीलिए इस पात्र का, इस बर्तन का मान लीजिए आयतन जो है वो लिमिटेड होता है, कितना होता है 1 लीटर, कितना 1 लीटर, 1 लीटर से ज्यादा इसमें पानी नहीं डाल सकते। मान लीजिए आप कोई एक लोटा ले या कोई भी एक बर्तन ले जिसकी लिमिट कम से कम 1 लीटर ही हो, ठीक है। अब उस 1 लीटर विलियन का आपको पात्र लेना है, इसमें जो सोल्यूशन होगा उसका हमेशा लिमिटेशन कितना होना चाहिए, 1 लीटर उसका आयतन होना चाहिए, 1 लीटर से ज्यादा आपको आयतन नहीं रखना है। अब इस विलियन या पात्र में हमने जो क्या लिया है, सोल्यूशन लिया है, वो तो 1 लीटर है, लेकिन इसमें जो विलेय मिलाएंगे, हम क्या मिलाएंगे, विलेय। अब देखिए विलेय जो होता है वो हमेशा विलेय में डाला जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप पानी लिए हैं, उसमें आप नमक या चीनी को डाल रहे हैं, तो नमक या चीनी क्या हो गया, आपका विलेय हो गया, क्योंकि वो घुल रहा है। जो पदार्थ या जो चीजें घुल जाती हैं वो विलेय होता है, और जिसमें घोली जाती हैं वो क्या होता है, विलायक होता है। और विलेय और विलायक मिलकर क्या होता है, विलयन यानी कि सोल्यूशन का निर्माण करता है। तो यहाँ पे मान लीजिए विलेय आपका क्या है, विलेय हम लेंगे आपका NaCl यानी नमक, ठीक है, नमक को लेते हैं। अब यहाँ पे नमक को हम इसमें जब डालेंगे तो ये नमक इसमें घुल रहा है तो विलेय का कार्य करेगा, किसमें घुल रहा है, तो इस विलायक में। लीटर जो आयतन है ये किसका आयतन है, विलायक का, या कह सकते हैं पूरे सोल्यूशन का, विलयन का लिख दीजिए, क्योंकि विलयन का आयतन हमेशा लिया जाता है, विलयन का आयतन है, ठीक है। विलयन का आयतन 1 लीटर है, और विलेय जो है नमक है, नमक को हमारे इसमें डाल रहे हैं। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय के मोलों की संख्या। अब जो हम विलेय लेते हैं, जो हम हमेशा विलेय लेंगे, इसको किसमें नापेंगे, विलेय को हमेशा मोल में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, मोल में। यानी जो आप विलेय मिलाएंगे, नमक या चीनी जो भी मिला रहे हैं, मान लीजिए पानी लिया आपने, उसमें आप कुछ भी फ्रूट या कुछ भी मिला रहे हो, या कह सकते हैं नमक या चीनी ही मिला रहे हैं, तो उसका जो मात्रा होगा हम कैसे नापेंगे, मोल में, ठीक है, यानी NaCl के मोल, ठीक है। उसी हिसाब से परिभाषा क्या बनेगा कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन का, उस पूरे सोल्यूशन का मोलरता कहते हैं। ये हो गया आपका डिफिनीशन, ठीक है। ये हमने यहां से समझाया है। अब यही डिफिनीशन हम लिख देंगे कि किसी विलयन के 1 लीटर, पूरा आयतन कितना होना चाहिए, 1 लीटर, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय यानी कि NaCl या विलेय के मोलों की जो संख्या होगी उसी को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। अब यही हमने आपको लेक्चर में, जब टॉपिक वाइज आपको लेक्चर दिया था मोलरता के बारे में, एक लेक्चर दिया था, कम से कम 30-35 मिनट का वीडियो है, वहां पे डिटेल में आपको इसका फॉर्मूला डिराइव करके बताया था। यहाँ भी बताएंगे पर उतना ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा कराने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलरता का, मोलरता का जो फॉर्मूला होता है, मोलरता इज इक्वल टू क्या होती है कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या लेनी पड़ती है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, वो भी लीटर में, किसका आयतन, विलयन का आयतन, और ये किस में होना चाहिए, हमेशा लीटर में,
ठीक है, विलयन का आयतन हमें हमेशा लीटर में लेना पड़ता है। ये है मोलरता का बेसिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे चेंज अगर हम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए लीटर जो है आयतन लीटर में है, इसको हम किस में कर दें, लीटर में जो आयतन है इसको हम ml में करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। और हमें पता है पहले से ही मोल का एक सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, जब हम किसी भी विलेय पदार्थ की संख्या को या उसको कैसे मापते हैं, मोल की संख्या के अकॉर्डिंग, तो मोल का भी एक बेसिक फॉर्मूला होता है। मोल का एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है विलेय का भार, या कह सकते हैं भार बटे अणुभार, सबसे सरल भार बटे अणुभार। ठीक है, अब किसका भार होता है, तो हमेशा विलेय का भार और विलेय का ही अणुभार लिया जाता है। कभी भी विलायक का भार या विलायक का अणुभार नहीं लिया जाएगा। वो कब लिया जाएगा, जब आप विलायक के लिए चीजें निकाल रहे हो। लेकिन अभी हमें ये कहाँ लगाना है, ये मोल विलेय के लिए लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोल इक्वल टू क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो अगर हम विलेय का भार या मोलों की संख्या, यहाँ पे मोल है ना, देखिए ऊपर मोल लिखा है तो हमें मोल का फॉर्मूला भी ऊपर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या ले रहे हैं। अगर हम विलायक के मोलों की संख्या लेते तो यहाँ पे हम विलायक के लिए यही फॉर्मूला लगाते, लेकिन विलेय के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या की जगह हम क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे, मोलरता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यही फॉर्मूला चेंज कैसे हो जाएगा, मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या की जगह क्या लिख देंगे, विलेय का भार इज इक्वल टू विलेय का अणुभार। ये तो हुआ ऊपर वाला भी कंप्लीट। अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, वो भी लीटर में, विलयन का आयतन वो भी लीटर में। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को, इसी बेसिक फॉर्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या चेंज किया कि हमने मोलरता की जो फॉर्मूला है, मोल का जो फॉर्मूला है वो लगा दिया। अब मोल इक्वल टू क्या होता है, भार बटे अणुभार। अब चूंकि यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या ली है तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अगर विलायक के मोलों की संख्या लेते तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार होता। ठीक है, ये आप डिपेंड करता है कि आप किसके मोलों की संख्या ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिक फॉर्मूला है मोल का आपका, इसको हम इधर कर देते हैं। अब इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे जब रखा तो ये विलेय के मोलों के भार बटे विलेय का अणुभार, और पूरा क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में। अब मान लीजिए जो विलयन का आयतन लीटर में है, इसको हम ml में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा। पहले तो सभी जो हिंदी में लिखी चीजें हैं इसको आपको सिंबल में भी लिखना पड़ेगा। तो मोलरता को सिंबल में कैसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल M से, या थोड़ा और नीचे लिखते हैं, मोलरता को सिंबल में कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल M से। विलेय का जो भार होगा इसको हम W, कैपिटल W से डिनोट करेंगे। कैपिटल W से क्या हो जाएगा, विलेय का भार। यहीं पे लिखते क्या, कैपिटल W से विलेय का भार, और ये कैपिटल M से मोलरता को डिनोट करेंगे। और उसके बाद विलेय का जो अणुभार होगा वो किससे डिनोट किया जाएगा, विलेय का अणुभार स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। और ये विलयन का आयतन लीटर में है ही। ठीक है, यानी यहाँ पे विलयन का आयतन जो लीटर में है। अब इसी को अगर हम अलग से सिंबल में लिख दे क्या हो जाएगा, मोलरता M इज इक्वल टू विलेय का भार कैपिटल W बटे विलेय का अणुभार स्मॉल m, पूरे के बटे विलयन का आयतन। अब आयतन को हम V से डिनोट करते हैं, अगर लीटर में है तो VL लिख देंगे। ठीक है, यानी विलयन का आयतन जो है वो लीटर में है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लीटर में। लेकिन अब अगर हम इसी आयतन को ml में बदल दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे आयतन को अगर हम ml में बदलेंगे तो नीचे VML हो जाएगा। और जब हम इसको ml में बदलेंगे तो पीछे हमको 1000 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बदल जाएगा। यानी बेसिक फॉर्मूला मोलरता का क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इस परिभाषा से ही, डिफिनेशन से ही फॉर्मूला आया है। कैसे, देखिए 1 लीटर में विलेय का आयतन होता है, तो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे क्या डाला है, विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या को तो इस सोल्यूशन में डाला है। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में अगर होगा तो दोनों के अनुपात को ही मोलरता कहा जाता है। ठीक है, मोलरता का फॉर्मूला कैसे चेंज हो सकता है, मोलरता इक्वल टू भार अपान अणुभार भी होता है। तो यहाँ पे विलेय का भार या विलेय के मोलों की संख्या लिए थे तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में हो जाएगा। अब नीचे अगर हम सिंबल से डिनोट करना चाहेंगे तो मोलरता को कैपिटल M से, विलेय के भार को कैपिटल W से, विलेय के अणुभार को स्मॉल m से, और पूरा जो विलयन का आयतन है
ये पहले लीटर में था, तो हम जब सिंबल में लिखेंगे तो इसको यहीं पे ml में चेंज कर लेंगे। तो विलेन का आयतन V से डिनोट करेंगे और लीटर को ml में जब चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा मोलरता का। लेकिन अभी इतने पे खत्म नहीं हुआ, अभी इतने पे खत्म नहीं हुआ, इसको हम थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं। क्या कि अगर हम जो विलेय का अणु भार है इसको थोड़ा या इस फॉर्मूले को थोड़ा अरेंज करें तो क्या कर सकते हैं, अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करें तो क्या कर सकते हैं, m इज इक्वल टू यानी मोलरता इज इक्वल टू कैपिटल W यानी विलेय का जो भार है वो यही रहेगा और विलेय का जो अणु भार है यानी m जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, विलयन के आयतन के पास आ जाएगा जो कि ml में है, विलयन के आयतन के पास आ जाएगा जो कि ml में है। बाकी आपका सेम रहेगा यानी 1000 से आपको गुणा करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लीटर को ml में बदल रहे हैं। ये आपका मोलरता का सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है यही बनेगा, यानी कि मेन फॉर्मूला आपका यही बन जाता है। ठीक है, तो चाहे आप ये फॉर्मूला तक छोड़ दीजिए, पूरा फॉर्मूला लिखिए, अगर ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं या आप इतने पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इस m को आपको नीचे v के पास लाना ही पड़ेगा। यानी मेन फॉर्मूला आपका मोलरता का क्या होता है, m इज इक्वल टू W अपान m इंटू वी ml यानी आयतन लीटर ml में और 1000 से आपको गुणा करके फिर आपको मोलरता ज्ञात करनी पड़ती है। ये फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकल में यानी कि जितने भी अंक के क्वेश्चन होते हैं वहां पे काम आता है। ये है मोलरता का आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था, जहां पे विलेय के मोलों की संख्या है वहां पे आपको मोल यानी भार बटे अणु भार लिखना पड़ेगा। ये हो गया विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। उसके बाद विलयन का आयतन लीटर में, सबको सिंबल से अरेंज करेंगे, लीटर को ml में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। जो आपका विलेय का अणु भार था उसको नीचे आयतन के साथ गुणा कर देंगे और यही आपका मोलरता का जो है फॉर्मूला हो जाएगा। अब मोलरता का कभी कभी आपसे मात्रक भी पूछ लिया जाता है, तो मोलरता का मात्रक जो है वो क्या होता है, मोलरता का मात्रक होता है मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर। हम यही लिख देते हैं मोलरता का मात्रक करके, मात्रक क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, ये भी याद रखेंगे क्योंकि पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। तो पहले मोलरता आपको समझ में आ गया, ये मोलरता क्या है डायग्राम से समझा दिया, उसका पूरा फॉर्मूला यहाँ तक डिराइव करके बता दिया, मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, ये भी बता दिया। ये पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम समझेंगे मोलरता क्या होती है, जो कि इसी के जैसा सेम है, डिफिनीशन सेम रहेगा, लेकिन इस बार हम आयतन जो है वो लीटर में नहीं लेके केजी में लेंगे, यानी कि भार में या कर सकते हैं किग्रा में लेंगे, यानी आयतन नहीं लेकर विलेय का भार लेंगे। ठीक है, यानी आयतन के जगह पे हम केजी लेंगे सीधे सीधे। ये आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो मोलरता के बाद मोललता अब देखेंगे, क्या देखेंगे, मोललता। देखिए दोनों सेम है, डिफरेंस क्या है, मोलरता में हम विलेय या कह सकते हैं किसका, विलयन का लीटर लेते थे यानी आयतन लेते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम विलायक का, विलयन का नहीं विलायक का, विलयन में मतलब कि विलेय और विलायक दोनों हैं, लेकिन अगर आप केवल विलायक का बात कर रहे हैं तो उसमें केवल जिस पदार्थ को आप जिसमें घोल रहे हैं वो चीज है, यानी जल है। ठीक है, यानी पानी है। ठीक है, तो पानी का जो आयतन हम लेंगे, कितना लेंगे, आयतन या कह सकते हैं भार लेंगे, वो कितना होना चाहिए, 1 केजी। अब आप कहेंगे यार पानी तो लीटर में नापा जाता है, हम केजी में कैसे लेंगे, तो विलायक आप जो लेंगे, जो भी आप विलायक लेंगे उसका जो आयतन होना चाहिए वो 1 किग्रा होना चाहिए। ठीक है, तो इस बार विलेय पदार्थ क्या लेंगे, केसीएल। तो जो विलेय है यानी केसीएल है उसको यहाँ पे मोलों की संख्या नहीं होगी, उस केसीएल को हम इस सोल्यूशन में डालेंगे और इस सोल्यूशन में पहले से ही क्या है, विलायक है यानी जल है, जिसमें आप केसीएल को घोल रहे हैं वो विलायक है, विलायक है जिसमें आप चीजों को घोलते हैं, विलेय पदार्थ को तो विलायक में घोला जाता है। तो जल में आप क्या करेंगे, घोलेंगे और इस जल का जो आयतन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 लीटर। इसके पहले जब मोलरता देखे थे तो उसमें हम विलयन का आयतन ले रहे थे, यानी पूरा सोल्यूशन का आयतन ले रहे थे वो भी लीटर में, लेकिन यहाँ पे हम विलायक का आयतन लेंगे वो भी केजी में। फॉर्मूला भी सेम होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, दोनों अभी कंपेयर करके भी आपको बता देंगे। इसका परिभाषा क्या है कि किसी विलायक के 1 केजी में घुले, यानी 1 केजी आयतन में या कह सकते हैं 1 केजी में घुले विलेय के मोलों की संख्या। अब इस विलेय के जो मोलों की संख्या होगी, इस विलेय के मोलों की संख्या जो होगी उसी को हम क्या कहेंगे,
मोलरता कहेंगे। ठीक है, तो यानी कि किसी विलायक के 1 किग्रा में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ये आपका हो गया मोलरता। अब अगर हम इसका भी फॉर्मूला लिखना चाहें तो मोलरता का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता इज इक्वल टू क्या होती है? मोलरता नहीं, मोललता। मोललता इज इक्वल टू क्या होता है? मोलरता इज इक्वल टू आपका हो जाएगा विलेय के मोल अपान विलायक का भार। यानी पहले तो हमने क्या लिया था? विलेय के मोलों की संख्या तो थी, यानी ऊपर वाला आपका फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। विलेय के मोलों की संख्या तक आपका सेम होगा, मोलों की संख्या तक आपका सेम होगा, जैसे आपने मोलरता में निकाला था। चेंज आपको क्या करना पड़ेगा? पहले हम विलयन का आयतन ले रहे थे, इसलिए हम आयतन लीटर में लिए थे, लेकिन यहाँ पे अब हम विलायक का भार लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे विलायक का भार। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, और वो भी किसमें? किग्रा में, यानी कि केजी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलायक के 1 केजी में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कह देते हैं? विलयन का या उस विलयन का मोलरता कहते हैं। यानी पहले आपको मोलरता में आयतन लेना है और मोलरता में आपको विलयन का भार देना होता है, या कह सकते हैं विलायक जो होता है उसका भार लेना होता है। अब पहले के अनुसार हम क्या करेंगे? जैसे हमने मोलरता में किया था कि विलेय के मोलों के लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया था, वो क्या था? मोल इज इक्वल टू भार बटे अणुभार। यही फॉर्मूला था, भार बटे अणुभार। तो अगर यही फॉर्मूला हम फिर से यहाँ पे लगा दें तो यहाँ पे देखिए विलेय के मोलों की संख्या, जहां पे आप मोलों की संख्या लगाएंगे वहां पे आप मोल का ये बेसिक फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं। तो अगर हम मोल का बेसिक फॉर्मूला लगाएं तो मोलरता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलरता इज इक्वल टू मोललता इज इक्वल टू यहाँ पे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। यहां तक तो सेम है, यहां तक कोई डिफरेंस नहीं करना आपको। इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं क्योंकि मोल का बेसिक फॉर्मूला लगा रहे हैं। पूरे के बटे क्या हो जाएगा? विलायक का भार। किसका भार? विलायक का भार। विलायक का भार, और वो भी किसमें? केजी में। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे विलायक का जो भार है वो केजी में है। अभी इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तब 1000 से गुणा करेंगे। अब सभी चीजों को सिंबल से डिनोट कर दें, कुछ नहीं करना है। मोलरता में हमने मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट किया था, लेकिन मोलरता में हम इसको स्मॉल एम या कह सकते हैं एम डैश, स्मॉल एम या एम डैश से डिनोट करेंगे। और विलेय का जो भार है आपका सेम रहेगा। विलेय का भार हमने इसके पहले कैसे डिनोट किया था? कैपिटल डब्ल्यू से, यहाँ भी कैपिटल डब्ल्यू से ही कर देंगे। विलेय का अणुभार हमने स्मॉल एम से किया था, यहाँ पे भी स्मॉल एम से कर देंगे। विलायक का जो भार होगा, ये ध्यान दीजिएगा, विलायक का भार हम जानते हैं कि भार को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन ये कैपिटल डब्ल्यू है, ये आपका कैपिटल डब्ल्यू होगा और ये आपका स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, विलायक का जो भार होगा उसका सिंबल याद रखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू होगा, और वो भी किसमें? केजी में था, तो अब हम यहाँ पे ग्राम में बदलेंगे और यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे। यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे यही आपका फॉर्मूला नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इस फॉर्मूले को करेक्ट करके लिखें, यानी थोड़ा सा अरेंज करके लिखें, तो क्या लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को? इस भार को, जो विलेय का भार है उसका गुणा हम विलायक के भार के साथ कर देंगे। यानी विलेय का जो भार होगा उसका गुणा अगर हम विलायक के भार के साथ करेंगे तो डब्ल्यू जो ग्राम में है, यानी विलायक का भार है ग्राम में है, पहले केजी में था फिर ग्राम में बदले हैं, तो ग्राम में बदलने के बाद अगर हम यहाँ पे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपान एम इंटू डब्ल्यू ग्राम हो जाएगा। लिख के दिखा देते हैं, देखिए क्या होगा अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो स्मॉल एम यानी कि मोलरता या कह सकते हैं मोललता इज इक्वल टू, ये हो गया विलेय का भार कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ पे विलेय का भार कैपिटल डब्ल्यू, विलेय का अणुभार स्मॉल एम। अब स्मॉल एम को हमको कहाँ ले जाना है? इस डब्ल्यू के साथ गुणा कर देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू, यानी कि विलायक का भार, वो भी केजी में, और यहाँ पे ग्राम लिख देंगे, किसमें? ग्राम में, और लास्ट में हम क्या कर देंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। यही आपका मोललता का फॉर्मूला हो जाएगा, मोललता का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों फॉर्मूले में देखिए अंतर क्या है। ये तो आपका मोललता का फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस देखेंगे तो हम एक बार खाली लिख देते हैं आपका मोललता का भी फॉर्मूला, यहाँ पे मोललता का भी फॉर्मूला, जो कि क्या होता है? स्मॉल या कह सकते हैं एम इज इक्वल टू डब्ल्यू, और यहाँ पे एम इंटू वी, वो भी किसमें? ml में, और इंटू में 100।
ये आपका दोनों फॉर्मूला है। अब दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस पहले देख लीजिए। अगर आप मोलरता निकालते हैं तो यहाँ पे हम विलयन का आयतन लिए थे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा VmL हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, विलायक का भार ले रहे हैं। विलायक का भार लेने की वजह से यहाँ पे W हो जाएगा, वो भी ग्राम में। और चूंकि ग्राम में कर रहे हैं इसलिए ग्राम लिख के फिर 1000 का गुणा करेंगे। और यहाँ पे आयतन जो लीटर में था इसको ml में कन्वर्ट किए हैं, यहाँ पे फिर ml की वजह से 1000 से गुणा करते हैं। समझ में आया, यही डिफरेंस था दोनों फॉर्मूला में। बस यहाँ पे m के बाद W यानी ग्राम का गुणा करना होता है मोलरता में, और यहाँ पे भार नहीं लिए हैं, आयतन ये है, इस वजह से आयतन गुणे ml करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको मोलरता का मात्रक पूछा जाए, मोलरता का तो बता दिया मोल पर लीटर होता है, मोलरता का पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोलरता का मात्रक की अगर बात कर लें तो इसका मात्रक हमेशा मोल पर केजी होगा, क्योंकि भैया विलायक का हमने आयतन जो है वो किग्रा आयतन न लेके भार लिया है। ठीक है, इसलिए ये केजी में होगा। और इसके पहले क्या था, मोलरता का आयतन था, आयतन की वजह से यहाँ पे मोल पर लीटर था, लेकिन यहाँ पे भार की वजह से मोल पर किग्रा होगा। ये डिफरेंस था आपका पहला क्वेश्चन, बहुत लंबा हमने आपको समझाने में खींच दिया। आगे के जो क्वेश्चन है वो जल्दी समझाएंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है, विलियन चैप्टर का ही, कि मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है। कैसे पूछा जाएगा कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, या इसी को पूछा जाएगा कि मोल अंश से आप क्या समझते हैं। जैसे आपका 2 नाम होता है वैसे इसका भी 2 नाम है। पूछा कब कब गया है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 25 में नहीं आया है, इसलिए आप समझ लीजिए कि 25 में गैप कर दिया है तो 26 में जरूर पूछ सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। स्टार मार्क कर लीजिए मन है तो, वैसे कर ही लीजिए, क्योंकि 24 में आया है, 25 में नहीं दिया है, यानी एक साल गैप आया है, तो सेकेंड साल जरूर आएगा, आ सकता है। 24, 22, 28 और 18 और 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मोल प्रभाज होता क्या है, तो सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक क्या है, सोल्यूशन है, और उस सोल्यूशन में हमने क्या कर लिया है, 2 हमने घटक लिए हैं, घटक A और B। ठीक है, अब मान लीजिए आपको मोल प्रभाज निकालना है, तो मोल प्रभाज आप कैसे निकालेंगे, किसी भी एक घटक लेंगे, यानी मान लीजिए A का आप मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं तो A का मोल प्रभाज इज इक्वल टू क्या करेंगे, जिस भी घटक का आप मोल प्रभाज निकालने हैं, A का निकालना है, तो पहले A के मोलों की संख्या, फिर पूरे सोल्यूशन में कितने घटक हैं, जैसे A और B है, 2 घटक हैं, तो A और B के मोल प्रभाजों की संख्या के योग के क्या बराबर हो जाएगा आपका A का मोल प्रभाज। ठीक है, समझ में आया। डिफिनीशन क्या हो जाएगा, किसी विलयन में किसी घटक का, मान लीजिए कोई एक विलयन है और इस विलयन में आप किसी घटक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्या करेंगे, उस घटक के, मान लीजिए A का आप मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो A के पहले मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर पूरे सोल्यूशन में जितने घटक उपस्थित हैं A और B या कर सकते हैं पूरे विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के योग को ही क्या कहते हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। अब इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है, तो इसको काई से यानी कि X सिंबल द्वारा, इस सिंबल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हम मान लीजिए इस विलयन में 2 घटक हैं A और B, अगर हम A का मोल प्रभाज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, किसका, A का मोल प्रभाज, तो A के मोल प्रभाज या A का मोल अगर निकाले, A का मोल प्रभाज, ठीक है, A का मोल प्रभाज निकालना है तो इज इक्वल टू क्या कर देंगे, जिसका भी आप मोल प्रभाज निकालेंगे, बहुत सरल है, एक बात समझाएंगे, A का मोल निकाल रहे हैं तो A का मोल प्रभाज निकालेंगे तो A के मोलों की संख्या, सबसे पहले A के मोलों की संख्या हो जाएगी, A के मोलों की संख्या बटे, कहा क्या गया है, एक जिस भी घटक का निकालेंगे पहले उस घटक के मोलों की संख्या आप लिखेंगे, उसके बाद पूरे विलयन में उपस्थित जितने भी घटक हैं A और B, उन दोनों घटकों के मोल प्रभाजों के अनुपात को आप लिखेंगे, यानी A के मोलों की संख्या अपान क्या हो जाएगा, सभी घटकों की मोलों की संख्या, सभी घटकों के या घटकों की मोलों की संख्या, घटकों की मोलों की संख्या, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, A का मोल प्रभाज। अब अगर हम इसी को सिंबल से डिनोट करें तो मोल प्रभाज कैसे प्रदर्शित किया जाता है, काई से, तो काई वो भी किसका, A का, क्योंकि हम A के मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो काई यानी कि मोल प्रभाज वो भी किसका, A का, तो A काई इज इक्वल टू A के मोलों की संख्या, यानी क्या हो जाएगा, N इंटू A।
चूंकि हमने पहले ही बता रखा है मोलों की संख्या को n से डिनोट करते हैं, वो भी किससे, स्मॉल n से। तो जहां भी मोलों की संख्या आप लिखेंगे स्मॉल n लिखेंगे। अब हम किसके मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, a के मोलों की संख्या, तो n इंटू a यानी कि इस मोलों की संख्या वो भी किसका, a का, तो a के मोलों की संख्या यानी n इंटू a। अब सभी घटकों की मोलों की संख्या का योग, कितने घटक हैं, a और b हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, a के मोलों की संख्या, या आप ऐसे भी कर सकते हैं b के मोलों की संख्या, ठीक है। तो a के मोलों की संख्या प्लस b के मोलों की संख्या का योग, ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो बन के आएगा यही आपका a का मोल प्रभाव हमने निकाल दिया। यानी अगर आपको a घटक का मोल प्रभाव निकालना होगा तो आप ऐसे निकालेंगे, बहुत सरल है। पहले अगर a का मोल प्रभाव निकाल रहे हैं तो x काई लिखेंगे, यानी x काई a लिखेंगे, मोल प्रभाव किसका, a का। अब a का मोल प्रभाव निकाल रहे हैं तो a के मोलों की संख्या अपान a के मोलों की संख्या प्लस b के मोलों की संख्या। अगर यहाँ पे हम एक घटक और ले लें, c ले लें, तो यहाँ पे n इंटू सी भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि c के मोलों की संख्या का योग भी आपको करना पड़ेगा। यानी जितने भी सोल्यूशन में आप घटक लेंगे, पार्टिकल्स लेंगे, उतने पार्टिकल्स की मोलों की संख्या का आपको नीचे गुणा करके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर हम b का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसी के जैसा आपको निकालना है। b का अगर निकालें, या क्या करें, a का हमने निकाल दिया, अब इसी तरह से b का निकालेंगे तो b का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, पहले b का निकाल रहे हैं तो b के मोलों की संख्या ले लेंगे, b के मोलों की संख्या ले लिए अपान पूरे सोल्यूशन में जितने मोल हैं, यानी सभी घटकों की मोलों की संख्या, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मूला। इसी को सिंबल से डिनोट करेंगे तो हम b के मोल का प्रभाव निकाल रहे हैं, यानी काई b काई यानी कि b के मोल प्रभाव इज इक्वल टू b के मोलों की संख्या, यानी कि n इंटू बी अपान सभी घटकों की मोलों की संख्या, यानी n इंटू a प्लस n इंटू बी, यानी a के मोलों की संख्या प्लस b के मोलों की संख्या, यानी सभी घटकों की मोलों की संख्या का योग प्लस या कह सकते हैं अनुपात है b के मोलों की संख्या के पूरे अनुपात को क्या कहेंगे, b का मोल प्रभाज कहेंगे। ये हो गया आपका किसका मोल प्रभाज, b का। जब भी आपको मोल प्रभाव निकालना होगा तो आप ऐसे निकालेंगे। अगर यही c भी अगर हम घटक लेते तो क्या करते हैं, पहले c का मोल प्रभाव लिखते, यानी इकाई c लिखते इक्वल टू c के मोलों की संख्या बटे a के मोलों की संख्या प्लस b के मोलों की संख्या प्लस c के मोलों की संख्या भी आप करते हैं, तब जाके आप c घटक यानी तीसरे घटक की मोल प्रभाव आप निकाल पाते। किसी भी घटक का मोल प्रभाव निकालने के लिए पहले उस घटक के मोलों की संख्या को आपका योग करना पड़ता है, फिर पूरे सोल्यूशन में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं यानी जितने भी घटक होंगे उसका आपको उसके मोलों की संख्या का आपको योग करना पड़ेगा। इस तरह से आप मोल प्रभाव निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, यहाँ पे दो सोल्यूशन दिया होगा, उसके मोलों की संख्या भी दी होगी, तो वहां पे आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ए दिया है, ए की जगह कोई संख्या दे देगी तो आप पहले उस संख्या को लिखेंगे, फिर ए और बी दोनों संख्या का योग करेंगे और इस वाले संख्या के बटे में यानी इसका भाग देंगे, जो आपका आएगा वही आपका उस मोल के उस अणु का मोल प्रभाज हो जाएगा। तो ये आपका मोल प्रभाज क्या है या मोल अंश क्या होता है ये हमने बता दिया। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, विलियन चैप्टर का ही, परासरण दाब क्या होता है। लेकिन परासरण दाब आपको तो समझ में आएगा जब आपको परासरण समझ में आ जाएगा। पहले परासरण समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई क्या ले लिया, एक अर्धपारगम्य झिल्ली ले लिया। ये जो ब्लैक कलर की शीट आपको दिख रही है ये क्या है आपका अर्धपारगम्य झिल्ली। अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली नया शब्द आ गया। पहले अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है ये समझ लीजिए। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब ये है कि ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के कण तो विलयन की ओर जा सकते हैं, लेकिन विलयन का कोई भी पार्ट या कोई भी पार्टिकल या कण कभी भी विलायक की तरफ नहीं आ सकता। ये झिल्ली यही कार्य करती है कि विलायक के अणुओं को मूव करने देती है, लेकिन विलयन के अणुओं को मूव नहीं करने देती। अब आपका परासरण क्या होता है, परासरण में क्या होगा कि परासरण में यही चीज चेंज कर देंगे। अर्धपारगम झिल्ली का कार्य क्या था कि विलायक के अणु को विलयन की ओर जाने देना, लेकिन विलयन के एक भी अणु या पार्टिकल या पानी को या किसी को भी इधर साइड ना आने देना। तो परासरण क्या होगा कि जो आपका विलयन का अणु होगा, विलयन जो होगा वो किधर विलायक की ओर मूव कर सकता है, किसकी तरफ, विलायक की ओर मूव कर देगा।
ठीक है, यही क्रिया आपकी क्या हो जाएगी, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली का जो कार्य होता है अगर उसका उल्टा कार्य हो जाएगा तो वो परासरण होगा। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन के अणु अगर विलायक की ओर मूव करते हैं तो यह क्रिया आपका परासरण कहलाती है। ये तो हो गया परासरण। अब समझेंगे कि परासरण दाब क्या होता है, क्योंकि परासरण दाब हमसे पूछा गया है कब, 2025 में, 23 में, 14 में और 12 में, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परासरण दाब क्या होता है, किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम दाब यानी वह सूक्ष्मतम दाब या न्यूनतम दाब जो उस विलयन व उसके विलायक के बीच, यानी जो विलयन है उस विलयन पर तो लग ही रहा है और उस विलायक के बीच में परासरण की क्रिया बता ही दिया कि विलयन का अणु विलायक की तरफ जा सकते हैं। परासरण की क्रिया को रोक देता है, यानी यही जो क्रिया हो रही है कि विलायक के अणु विलयन के अणु विलायक के पास जा रहे हैं, अगर ये क्रिया रुक जाएगी किसी भी दाब या प्रेशर की वजह से तो वो क्या होगा, आपका परासरण दाब होगा। ठीक है, तो किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम या सूक्ष्मतम दाब जो उस विलयन व उसके विलायक के बीच परासरण की जो क्रिया है, यानी ये किसकी क्रिया है, हमने परासरण की क्रिया बताई है, परासरण की जो क्रिया है उस क्रिया को रोक देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। अब परासरण दाब को कैसे डिनोट किया जाता है, तो इसको पाई से दर्शाते हैं। ठीक है, पाई से। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला डिराइव करके नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, परासरण दाब इक्वल टू हो जाता है आपका पाई इज इक्वल टू क्या होगा, परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सी इंटू कैपिटल आर इंटू टी। ये आपका परासरण दाब का मेन या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम इसी को अगर लिखना चाहें तो पाई इज इक्वल टू सी एस टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। या कभी कभी हम जानते हैं कि C जो आपका है वो सांद्रता को डिनोट करता है, और सांद्रता इज इक्वल टू क्या होता है आपका N, यानी कि मोलों की संख्या बटे आयतन भी होता है। यानी हम C की जगह क्या लिख सकते हैं, इस C की जगह अगर हम N/V लिखें तो यही फॉर्मूला एक तरह से और चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू N/V इंटू एस टी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यानी अगर हम लिखें तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा और S और T जो आपका है वो बाहर हो जाएगा। एस टी की जगह, एक मिनट, यहाँ पे एस टी लिए ना, हाँ, तो यहाँ पे एस टी लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप, एक मिनट, एस तो है ही, इस C की जगह अगर हम पहले फॉर्मूले पे मान लीजिए अप्लाई करें, देखिए पहले फॉर्मूला क्या था परासरण का, कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट यानी मेन फॉर्मूला यही है, पहला फॉर्मूला ही मेन है। अब इसी को हम कई तरह से लिख सकते हैं, यानी इसी फॉर्मूले को और तरह से बदला जा सकता है जब आपको न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी तो जैसे कि अगर हम बदले तो क्या हो जाएगा, हम सी एस टी भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, यानी पाई इक्वल टू सी एस टी भी लिख सकते हैं। अब चूंकि सांद्रता बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या अपान आयतन भी होता है। अगर हम यही फॉर्मूला इस पहले फॉर्मूले यानी कि मेन फॉर्मूले पर अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, सी की जगह हम N/V लिख देंगे और आपका R इंटू टी वैसे ही रहेगा। ये तीन फॉर्मूले हमने अरेंज कर दिए। अब इसी तरह से अगर हम चेंज करना चाहें तो एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, यानी मोल की संख्या जो होती है, मोल का भी एक आपको फॉर्मूला पता होगा कि मोलों की संख्या N इज इक्वल टू क्या होता है, भार अपान अणुभार। ठीक है, तो भार बटे अणुभार भी होता है, मोल बराबर अभी बताया था इसके पहले, मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। यानी अगर अब यही फॉर्मूला हम इस वाले फॉर्मूले में लिखें तो ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा आपका, वो क्या बन जाएगा कि पाई इज इक्वल टू W बटे M और पूरे के बटे V इंटू में आपका R इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतने सारे फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। अब इसी को आप चाहें तो अरेंज भी कर सकते हैं, इस M को हम V के साथ गुणा कर देंगे, यानी W बटे M जो है ये आपका भार बटे अणुभार जो है, इसको हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया N की जगह पे, लेकिन अरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये M आपका इस V के पास आ जाएगा, तो क्या आपका यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई इज इक्वल टू W अपान M इंटू V R इंटू टी। ये आपका हो जाएगा परासरण दाब का चौथा फॉर्मूला। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको मेन याद रखना है जो कि क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर टी। हमने आपको सब फॉर्मूले बता दिए इसलिए ताकि
न्यूमेरिकल्स अगर घुमा के पूछ लिया जाए तो आप ये सही फॉर्मूले अप्लाई कर पाए, ठीक है। मेन आपका फर्स्ट फॉर्मूला है जो कि पाई इक्वल टू सी इंटू आर टी होता है। सी की जगह आप एस कर सकते हैं, आर की जगह आप एस भी लिख सकते हैं, यानी कि सी इंटू एस इंटू टी भी लिख सकते हैं। अब सामान्यतः सी बराबर एन अपान वी होता है, तो अगर हम सी की जगह एन अपान वी कर दें तो पाई इक्वल टू एन अपान वी इंटू आर इंटू टी भी हो जाएगा, अगर हम इसको पहले फॉर्मूले पर अप्लाई करें। अब अगर हम इसी फॉर्मूले पर एन की जगह, हम पता है मोल होता है, एन मोलों की संख्या होती है। अब मोलों की संख्या की जगह अगर भार बटे अणु भार हम लिख देते हैं और नीचे आपका आयतन पहले से है तो आयतन वैसे ही रहने देंगे। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम अरेंज यानी सजा के अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका विलेय का भार होगा उसको हम आयतन के साथ गुणा कर देंगे तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा, पाई इक्वल टू भार बटे अणु भार इंटू वी आर टी। यानी कि 4 हमने आपको फॉर्मूले बताए, लेकिन मेन आपको फर्स्ट वाला याद रखना है। ये आपको बता दिया दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला और ये आपको चौथा फॉर्मूला बता दिया पराशरण दाब का। सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले तीनों जो अलग फॉर्मूले हमने बताए वो आपको यूज मिलेगा। यहां तक स्क्रीनशॉट कर ले, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, निर्णय समीकरण क्या है। निर्णय समीकरण ऐसा समीकरण है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको जरूर तैयार करना है। पूछा कब कब गया है, निर्णय समीकरण क्या है, या निर्णय समीकरण या मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रॉन विभव में संबंध स्थापित कीजिए, इस तरह से पूछा जाएगा। 2025, 23, 22 और 20 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक अभिक्रिया या रिएक्शन ले लिया है जो कि क्या है, धातु आयनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि आयंस है, वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, वो रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, किसी धातु सॉलिड यानी कि ठोस धातु का निर्माण करते हैं। यानी आयनों की संख्या मिलकर धातु के ठोस मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। अगर इसके लिए आपको निर्णय समीकरण लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम निर्णय समीकरण लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिराइव करने बैठेंगे 15 क्वेश्चन पढ़ाना है, टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। तो निर्णय समीकरण क्या होता है, ई इज इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपान क्या हो जाएगा, एन एफ आपका फैराडे नियतांक, एन मोलों की संख्या, ठीक है, एन एफ। उसके बाद लॉग बेस 10, ठीक है, लॉग बेस 10 और इधर आपका धातु आयन बटे या धातु अपान धातु आयनों की संख्या, ठीक है। ये आपका हो जाएगा किसका, निर्णय समीकरण। यही आपका मेन समीकरण है। अब अगर हम इसमें थोड़ा चेंज करें तो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में अगर हम थोड़ा चेंज करें तो क्या चेंज कर सकते हैं, देखिए E इज इक्वल टू ई नॉट तो आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है, यहां तक कोई चेंज नहीं है। माइनस का आपका 2.303 यहां तक भी सेम है। चेंज कहां पे होगा, आर टी तक भी सेम है और यहाँ पे एन एफ भी सेम है। तो आप कहेंगे ये चेंज कहाँ पे करना है, जो चेंज यहाँ पे करना है कि यदि हम क्या मान लें, यदि कैपिटल एम इज इक्वल टू इस धातु के संख्या या कह सकते धातु बटे धातु आयनों की संख्या है, तो धातु की जगह अगर हम 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, यही फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा किसमें, लॉग बेस 10 तक तो सेम है, यहाँ m की जगह हम ले लेंगे 1 और पूरे के बटे हो जाएगा आपका कैपिटल एम एन प्लस वो भी यानी धातु आयनों की संख्या में। यानी ये इतना ही आपको चेंज करना था। देखिए निर्णय समीकरण E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ लॉग बेस 10 और धातु अपान धातु आयनों की संख्या, ये आपका निर्णय समीकरण होता है। ये डिराइव किया गया है, हमने आपको डिराइव करके कंप्लीट टॉपिक वाइज जब वीडियो पढ़ा रहे थे तो वहां पे डिराइव करके बताया था। यहाँ पे केवल फॉर्मूले से आपको बता रहे हैं। अब अगर हम कैपिटल एम यानी धातु की जगह 1 ले लें तो पूरा फॉर्मूला तो सेम रहेगा, केवल धातु की जगह हम 1 लेंगे यानी धातु आयनों की संख्या भी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका निर्णय समीकरण का मेन फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका निर्णय समीकरण का मेन फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आपको तब काम देगा जब आपको न्यूमेरिकल्स नहीं लगाना है, ऐसे केवल परिभाषा लिख के
आपको डिफिनीशन लिखने के बाद केवल फॉर्मूला लिखना होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको परिभाषा के बाद आपको अगर न्यूमेरिकल भी लगाना होगा तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों? लेकिन न्यूमेरिकल आप इसी फॉर्मूले से लगा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम बच जाए इस वजह से हम क्या करेंगे, देखो आर आपका गैस नियतांक होता है, टी आपका ताप होता है, दोनों का एक मान होता है जो आपको रख के न्यूमेरिकल पे लगाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों ना कर दें कि हम डायरेक्ट मान लिख के आपको दे दें, यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला दे दें जिसके बाद आपको आर और टी का मान रखना ही नहीं पड़ेगा और ये 2.303 से गुणा करने का झंझट भी खत्म। यानी हम सब कुछ गुणा भाग करके आपको एक मेन फॉर्मूला बना के दे दें तो कैसा होगा, अच्छा होगा। तो बना देते हैं। देखिए क्या करेंगे, E = E0 माइनस, अब यहाँ पे R और T यानी गैस नियतांक और ताप का एक मान होता है जो रखना पड़ता है, ये हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है। यहाँ पे केवल फॉर्मूला बनाएंगे, माइनस क्या हो जाएगा, देखिए 5 या कह सकते हैं 0 पॉइंट, देखिए अगर हम R का मान रखेंगे और T का मान रखेंगे उसके बाद 2.303 से गुणा करेंगे तो टोटल जो मान आएगा वो क्या आएगा, 0.0591, ठीक है, 0.0591 आ जाएगा अपान NF, और ये डायरेक्ट आपका लॉग बेस 10 और यहाँ पे 1 अपान कैपिटल M N प्लस, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यानी ये भी फॉर्मूला है और ये भी है। देखिए ये पहला जो आपका फॉर्मूला है, ये वाला जो आपका पहला फॉर्मूला है, ये आपका तब काम आएगा जब आपको न्यूमेरिकल लगाना है, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है, चलो हम लगा लेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा आपको आती है तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम जाता है या उसको दिक्कत होती है तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएगा जिसमें हमने आर यानी गैस नियतांक और ताप दोनों का मान रख के सीधे 2.303 से गुणा करके एक वैल्यू निकाली है। वो वैल्यू क्या है, 0.0591 बटे n यानी मोलों की संख्या और फैराड नियतांक लॉग बेस 10 और यहाँ पे 1 बटे mn प्लस हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला मेन हो जाएगा न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है, ये भी है, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स के लिए ज्यादा काम आता है तो ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर इस फॉर्मूले में जितने भी सिंबल हैं हम उसका मतलब आपको बता देंगे, यानी कैपिटल ई क्या है, ई नॉट क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, कैपिटल एम एन प्लस या एम क्या है, सब कुछ बताएंगे। पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो पीछे अभी जो हमने फॉर्मूला बताया उसमें एक छोटी सी गलती है, वो क्या है कि हमने यहाँ पे n के बगल में फैराडे नियतांक f का भी गुणा कर दिया था, जबकि ऐसा नहीं करना था। हमने f का जो मान होता है उसका भी मल्टीप्लाई उस पहले वाली जो संख्या थी, कौन, 2.303 इंटू आर टी अपान NF था, यही था। अब हमने f भी नियतांक है, r भी नियतांक है, t भी नियतांक है, तीनों की वैल्यू का मान जो है, तीनों की वैल्यू का मान का गुणा अगर हम 2.303 से करेंगे तब जाके आपका 0.591 आएगा। यानी कि यहाँ पे f हम हटा देंगे, मतलब हमने गुणा तो कर दिया था लेकिन यहाँ पे हमने f लिखे रहे, यानी f को हटाना चाहिए था। तो यानी कि ये आपका फॉर्मूला जो है वो राइट होगा, यानी n के बगल में f को हटा देंगे, बाकी ये जो मान है वो सेम है, ठीक है। यानी हमने f का गुणा तो कर दिया था लेकिन यहाँ से f हमने नहीं हटाया था। अब देखिए सिंबल क्या क्या है। सिंबल में सबसे पहले कैपिटल ई, फिर ई नॉट, उसके बाद आपका है क्या, कैपिटल ई और ई नॉट के बाद आपका आता है आर जो कि गैस नियतांक है, टी आपका ताप होता है, एन मोलों की संख्या होती है, उसके बाद कैपिटल एम, उसके बाद एम एन प्लस, यही इतना आपका सिंबल है। अब इन सबके अगर हम नाम लिखेंगे तो कैपिटल ई आपका क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रोड विभव को, कैपिटल ई आपको इलेक्ट्रोड विभव को बताता है, इलेक्ट्रोड विभव। कैपिटल ई का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड विभव, लेकिन कैपिटल ई नॉट का मतलब क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो कैपिटल ई का मतलब इलेक्ट्रोड विभव, कैपिटल ई नॉट का मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसके बाद आर आपका क्या होगा, जो पहले फॉर्मूला बताया था हमने, सबसे बेसिक फॉर्मूला जिसमें 2.303 था, वहां से अगर देखें तो आर आपका क्या होगा, गैस नियतांक होता है, नियतांक होगा, टी आपका ताप होगा यानी टेम्परेचर, एन आपका क्या होगा, एन आपका पहले से पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
यानी कि कभी कभी मोलों की संख्या भी होती है लेकिन मोल में। यहाँ पे n जो है वो इलेक्ट्रॉनों का संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कार्य करेगा। कैपिटल एम आपका क्या होता है? कैपिटल एम आपका धातु होता है, कैपिटल एम आपका धातु होता है। लेकिन कैपिटल एम प्लस एन क्या होगा? धातु आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता, ठीक है, क्योंकि एम एन प्लस है यानी धातु आयन की सांद्रता है। अब एक और बच जाता है एफ, आपका क्या है? फैराडे नियतांक। ये था सबसे पहले जो हमने आपको निर्णय समीकरण बताया था, उसमें जितने भी सिंबल्स थे, सिंबल भी क्योंकि पूछ लिया जाता है कि निर्णय समीकरण को उसके प्रतीकों के साथ बताइए। तो प्रतीक ये है, ये सभी समीकरण के प्रतीक हैं, ठीक है। इसके पहले भी एक फॉर्मूला था, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आपका क्या है? कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए या कोलराउस के नियम को समझाइए। पूछा कब गया है? 25 में, 23 में, 19 में, 18 में और 14 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट है। कोलराउस नियम को हमने डिराइव करके भी बताया था बहुत डिटेल में, लेकिन यहाँ पे केवल 2 नंबर का क्वेश्चन है तो केवल आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी फॉर्मूला ही बताएंगे, ठीक है। तो कोलराउस नियम सबसे पहले होता क्या है कि कोलराउस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य, मान लीजिए हमने एक पात्र लिया है, उसमें एक सोल्यूशन लिया है, उस सोल्यूशन में हम एक वैद्युत अपघट्य NaCl डालते हैं। वैद्युत अपघट्य वो पदार्थ होते हैं जिनसे धारा का प्रवाह या जिनमें धारा का प्रवाह हो सकता है, वो वैद्युत अपघट्य होते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, वो वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ यानी NaCl को अगर हम इस सोल्यूशन में मिलाएं तो इस NaCl के जो अणु हैं यानी Na+ और Cl- में टूट जाए। यही आपका क्या होता है? कोलराउस का नियम, ठीक है। तो कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, किसमें? अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य, मान लीजिए NaCl हो गया, HCl हो गया, ये सब आपके वैद्युत अपघट्य होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो 2 अणुओं में टूट जाए, तो 2 आयनों में टूट जाएंगे तो उसमें धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। कि मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होगा। यानी ऐसे पदार्थ जिनके वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता यानी NaCl की मोलर चालकता जो होगी वो NaCl के धनायन यानी Na+ के और Cl- यानी उसके ऋणायन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। अब मोलर चालकता को, किसको? मोलर चालकता को लेमडा m से डिनोट करते हैं। लेमडा m कहीं भी दिखेगा तो मोलर चालकता को डिनोट करेगा। अब हमें कहा क्या है? अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यानी हमको तनुता भी दी गई है, वो भी कितना है? अनंत। तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा? अनंत तनुता पर मोलर चालकता का सिंबल हो जाएगा, यानी लेमडा m इंटू इन्फिनाइट, या लेमडा m ऊपर आपको इन्फिनाइट लिखना पड़ेगा, जिससे ये डिनोट होगा कि ये जो आप मोलर चालकता निकाल रहे हैं ये आप अनंत तनुता पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मोलर चालकता को लेमडा m से डिनोट करते हैं, और अगर आप अनंत तनुता पर निकालेंगे तो आपको इन्फिनाइट भी निकालना पड़ेगा। ये हो गया मोलर चालकता। अब आप किसका मोलर चालकता निकालेंगे? तो परिभाषा के अकॉर्डिंग वैद्युत अपघट्य का, और वैद्युत अपघट्य हमने क्या मान रखा है? NaCl मान लिया है। वैद्युत अपघट्य हमने क्या मान लिया है? वैद्युत अपघट्य हमने क्या माना है? NaCl माना है। तो NaCl की मोलर चालकता या NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर हो जाएगा? इस आयन के मोलर चालकता के बराबर, यानी मोलर चालकता वो भी किसका? पहले धनायन की मोलर चालकता यानी Na का प्लस ऋणायन की मोलर चालकता यानी कि Cl का मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। अब आप यहाँ पे अगर वैद्युत अपघट्य की जगह पे NaCl की जगह पे HCl लेते तो क्या करते? ये तो फॉर्मूला आप इस तरह से बना सकते हैं, यानी कोलराउस का नियम का फॉर्मूला आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये हम मिटा देते हैं जो डायग्राम में हमने बताया था। कोलराउस का नियम का फॉर्मूला आप इस तरह से
बता या बना सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे वैद्युत अपघट्य NaCl की जगह अगर HCl ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, हमें निकालना क्या है, मोलर चालकता। तो पहले जिस भी वैद्युत अपघट्य का निकालना पड़ेगा, जैसे NaCl का निकाल रहे थे तो पहले मोलर चालकता लिखिए NaCl का। तो अगर HCl का निकालेंगे तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसका, HCl का निकाल रहे हैं। तो पहले H आपका प्लस में टूटता है, तो पहले मोलर चालकता यानी लेमडा M वो भी किसका, H प्लस का, फिर प्लस में मोलर चालकता किसका, Cl माइनस का। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा फॉर्मूला। इस तरह से आप किसी भी वैद्युत अपघट्य के मोलर क्या कर सकते हैं, कोलराउस का नियम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका कोलराउस का नियम हो जाएगा, यानी किसी भी वैद्युत अपघट्य के मोलर चालकता जो है वो उसी वैद्युत अपघट्य के धनायनों और ऋणायनों का योग होता है, और यही आपका कोलराउस का नियम होता है। हमने दो आपको एग्जाम्पल से बता दिया। इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स के कोलराउस के नियम निकाल सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो छठवां क्वेश्चन आपका क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, या इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। हमने डिटेल में पढ़ाया है, यहाँ आपको 2 नंबर के लिए केवल 2 नंबर वाले ही चीजें आपको दिए रहे हैं, यानी उतना ही काम की चीजें ले जाइए जितना आपको जरूरत है। ठीक है, तो पूछा कब गया है, 2024 में, 15 में, 13 में, 7 में और 8 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब किसी धातु के छड़ को, मान लीजिए कोई एक धातु का छड़ है, ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन। ठीक है, ये हमने बना दिया, चलते फिरते राह में सोल्यूशन। अब मान लीजिए ये सोल्यूशन है, तो अगर हम इसमें कोई एक धातु का छड़ डाल दें, मान लो जिंक धातु का छड़ है। ठीक है, जिंक धातु का छड़ है। अब इस जिंक धातु के छड़ को हम जिंक ऑक्साइड या कह सकते हैं जिंक के ही विलयन में, जिंक धातु के ही विलयन में डुबो दें, तो धातु की जो छड़ होगी, इस धातु की छड़ तथा इस सॉल्यूशन के बीच, यानी ये जो धातु की छड़ है, इस धातु की छड़ और इस सॉल्यूशन के बीच एक क्या करेगा, विभव जनरेट हो जाएगा, एक विभव कार्य करेगा, और वही विभव आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, आपको फिजिक्स में भी बताया जाता है ये चीजें। ठीक है, कि मान लीजिए कोई भी एक सॉल्यूशन लेंगे, उसमें एक छड़ डालेंगे, अगर आप जिंक की रॉड, जिंक की छड़ डाल रहे हैं तो उसमें सॉल्यूशन जो होगा वो भी जिंक का ही होगा। तो जब जिंक की रॉड जिंक के सॉल्यूशन में जाएगी तो दोनों के बीच एक विभव जनरेट हो जाएगा, और वही विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यानी कि जब किसी धातु की छड़ को उसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ तथा विलयन यानी सॉल्यूशन के बीच एक विभव जनरेट होता है, स्थापित होता है, जिसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक बहुत पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से कारण है, कारक है ताप। जब आप ताप को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है, जब घटाते हैं तो घटता है। इसी वजह से ताप जो है वो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करता है। धातु की प्रकृति भी इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करती है। विलयन का जो विलयन की जो सांद्रता होती है वो भी इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करती है। और चौथा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, यानी जो हमने बताया NaCl, HCl, ये सब जो वैद्युत अपघट्य हैं इनकी प्रकृति भी इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करती है। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है कि अभिक्रिया का वेग से आप क्या समझते हैं, या अभिक्रिया का वेग क्या है। इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं, जैसे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की कोटि, उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये 4-5 क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन का पूछा गया है 2020 में, 22 में और 24 का आया हुआ क्वेश्चन है कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अब चूंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा डिटेल में यहाँ पे आपको डिराइव नहीं करना होगा फॉर्मूला, केवल आपको डिफिनीशन लिख के डायरेक्ट अभिक्रिया का वेग लिखना पड़ेगा। तो पहले अभिक्रिया का वेग का डिफिनीशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक क्या होता है, तो इधर का जो एरो के इधर यानी एरो के टेल के साइड जो घटक होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अभिकारक का कार्य करते हैं, और अभिकारक से ही आप उत्पाद बनाते हैं। जैसे आपके पास कोई अगर मटेरियल होगा तो उसी मटेरियल से आप कोई एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तो यही काम करता है आपका अभिकारक। अभिकारक मतलब मटेरियल होगा जो प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, जो उत्पाद का निर्माण करेगा। ठीक है, तो एकांक समय में यानी एक निश्चित समय में अभिकारक यानी जो ये ए आपका घटक है या ए जो पार्टिकल है, ए की सांद्रता या अभिकारक की सांद्रता
में होने वाले परिवर्तन। अब परिवर्तन का मतलब क्या है, हमने आपको फिजिक्स में बताया था कि कहीं भी डी शब्द आता है या डेल्टा शब्द प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब ये किसको डिनोट करता है, परिवर्तन को। ठीक है, किसी भी चीज में परिवर्तन करना होगा तो आप वहां पर डेल्टा या डी शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी एकांक समय में जो अभिकारक की सांद्रता में, अब सांद्रता को कैसे डिनोट किया जाता है, मान लो अगर हम अभिकारक की सांद्रता ले रहे हैं, अभिकारक क्या है, ए है, तो अगर हमें ए की सांद्रता डिनोट करना होगा तो ए को हम इस तरह बड़े ब्रैकेट में कर देंगे। तो ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये सांद्रता को डिनोट करता है। कहीं भी बड़ा ब्रैकेट ऐसे दिखेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, सांद्रता को बताता है, यानी ये सांद्रता को डिनोट करेगा। तो अगर ए की सांद्रता यानी अभिकारक की सांद्रता, अब अभिकारक जरूरी नहीं है कि एक ही वहां पे कोई एक मॉलिक्यूल हो, दो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, यानी ए प्लस बी भी हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे अभिकारक में आप कितने भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं और उधर प्रोडक्ट भी उतने ही मॉलिक्यूल का बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चूंकि हमको अभिकारक की सांद्रता लेनी है यानी ए की सांद्रता हो जाएगी। तो ये आपका इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब अगर हम मान लीजिए एक अभिक्रिया लिए हैं यहाँ पे, जो अभिक्रिया क्या है कि ए, अभिक्रिया ए जो कि क्या बना रही है, अभिकारक ए जो कि प्रोडक्ट यानी उत्पाद का निर्माण कर रही है। तो ये तो हो गया आपका ए जो है क्या है, अभिकारक का कार्य कर रहा है, और यहाँ पे उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अभिकारक से ही प्रोडक्ट का निर्माण होगा। ये तो हो गया आपका अभिक्रिया। अब अगर इस अभिक्रिया के लिए हमें वेग का या अभिक्रिया का वेग निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, माना कि एकांक समय dt में, माना एकांक समय, और परिभाषा से ही निकाला जाएगा। देखिए एकांक समय में ही अभिकारक की सांद्रता निकाली जाती है या ज्ञात की जाती है। तो माना एकांक समय dt में अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक यानी ए की सांद्रता, तो अभिकारक यहाँ पे ए है तो ब्रैकेट में ए की सांद्रता ही लिख देंगे। अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक में कोई भी यहाँ पे कई सारे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो अभिक्रिया पे डिपेंड करता है कि अभिक्रिया कैसी है। यहाँ पे एक अणु की अभिक्रिया है यानी ये एक अणु अभिक्रिया होती है। अगर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल होता तो दो अणु अभिक्रिया हो जाती। ठीक है, तो माना एकांक समय dt में अभिकारक ए की जो सांद्रता है या सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ है, dx होता है। ठीक है, dx होता है, तो अभिकारक की या अभिक्रिया का वेग कितना होगा। अगर हम मान लीजिए इसी अभिक्रिया के लिए मान लिया जो समय है परिभाषा के अकॉर्डिंग कितना कहा गया है कि एकांक समय लेना है आपको, और अभिकारक की जो सांद्रता है उसमें परिवर्तन भी आपको लेना है। तो वही हमने माना है कि इस अभिक्रिया के लिए माना एकांक समय dt में अभिकारक ए की जो सांद्रता है उसमें जो परिवर्तन होगा वो कितना है, dx है। यानी समय होगा कितना, dt, और परिवर्तन कितना होगा अभिकारक की सांद्रता में, dx। तो पूरा जो अभिक्रिया का वेग निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, यहाँ से अगर अभिक्रिया का वेग अगर हम निकाले इस अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू हो जाएगा dx अपान dt। क्या हो जाएगा, dx अपान dt। तो इसी हिसाब से आप हमेशा अभिक्रिया का वेग जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। यानी किसी भी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग जो होता है वो क्या होता है, dx अपान dt होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक रिएक्शन के लिए यानी एक मॉलिक्यूल के रिएक्शन के लिए लिया था तो इसीलिए इस तरह से निकलेगा। अगर दो मॉलिक्यूल के लिए लेंगे तो यहाँ पे अभिकारक की जो सांद्रता है वो सेम ही रहेगी, यानी सांद्रता तो सेम ही रहेगी और अभिक्रिया का वेग भी आपका यही निकलेगा। यानी आप यहाँ से डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो होगा हमेशा dx अपान dt होता है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। यहाँ पे भी एक चीज और बच गया है, अभिक्रिया का वेग का मात्रक बहुत ज्यादा पूछा जाता है ऑप्शनल में, यानी एक नंबर में इसका मात्रक, अभिक्रिया का वेग का मात्रक जो है बहुत पूछा जाता है, जो कि क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, या इसको कभी भी ऐसे भी लिख के आ जाता है हिंदी में, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो ये मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि अभिक्रिया का वेग का मात्रक क्या होगा, तो आप कहेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड, या इस तरह से भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, या सेकेंड की जगह कभी कभी मिनट भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे हैं, जैसा ऑप्शन होगा उस हिसाब से आप आपको ऑप्शन को टिक करेंगे। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अभिक्रिया की कोटि को उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में, 22 में, 20 में, 18 में और 13 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में है पूछा जाता है ना, तो इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। देखिए, कोई भी जो अभिक्रिया में अभिकारक जो होता है, अभिकारक और जो उत्पाद है दोनों के घातों का योग, ठीक है, यही आपकी अभिक्रिया की कोटि होती है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में मान लीजिए कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे जैसे ए से बन रहा है आपका प्रोडक्ट पी, ठीक है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, अभिकारक, यहाँ पे जो ये अभिकारक है इसकी सांद्रता के घातों का योग। अब इसके पहले मान लीजिए हमने Na ले लिया और इसके बाद क्या ले लिया, इसी में हमने जोड़ दिया N के बाद M और वो भी क्या हो जाएगा B। ये जो आगे लगी हुई है यही आपके घात का कार्य करेगा, जिससे कोई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, P बन रहा है। ये हमने रिएक्शन ले लिया, ठीक है, ये हमने एक अभिक्रिया ले लिया। अब मान लीजिए इस अभिक्रिया के लिए आपको अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी होगी, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए पहले आपको अभिक्रिया का दर समीकरण लिखना पड़ता है, यानी कि रेट इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो रेट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, तो अगर हम इस इक्वेशन के लिए, इस रिएक्शन के लिए दर समीकरण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दर समीकरण कैसे लिखा जाता है। दर समीकरण जो होता है इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r के इंटू, अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग लेना है। यानी आपको प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना है, प्रोडक्ट पे कितने भी मॉलिक्यूल है वो नहीं ध्यान देना है। इधर अभिकारक के साइड, ये इतना जो साइड होता है ये आपका अभिकारक होता है, अभिकारक होगा, और ये आपका क्या होगा, उत्पाद, ठीक है। तो अभिकारक में कितने मॉलिक्यूल है, 2, A और B, तो हमें A मॉलिक्यूल और B मॉलिक्यूल दोनों के सांद्रताओं के घातों का योग लिखना है। तो K इंटू क्या हो जाएगा, A की सांद्रता, यानी A को हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये पढ़ा जाएगा पूरा क्या, A की सांद्रता। अब इसके आगे जो N है ये इसके घात में लग जाएगा, यानी A की सांद्रता के घात में क्या है, N है, ठीक है। ये हो गया किसकी, अभिकारक की सांद्रता का घातों का योग करना है। प्लस इंटू में हम क्या करेंगे, इंटू में हम करेंगे B की सांद्रता का योग, यानी कि B की सांद्रता के घातों का योग, तो इसका B का घात क्या है, M है, ठीक है। देखिए जो घात होगा, जैसे 2 मॉलिक्यूल है A और B, अब हम A की सांद्रता निकालेंगे तो A को ब्रैकेट में करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट हमने बताया है कि सांद्रता को बताता है, जिसको या जिस घात की सांद्रता निकालनी होती है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे तो पूरा क्या पढ़ा जाएगा, A की सांद्रता। B की सांद्रता लिखना है, यानी कि B को ब्रैकेट में कर दीजिए, पढ़ेंगे क्या, B की सांद्रता। अब जो इसके आगे संख्या होगी, मान लीजिए यहाँ पे संख्या ही दिया होता है, यहाँ पे हम इक्वेशन के रूप में लिखे हैं, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे संख्या यानी नंबर्स दिए होंगे, उस नंबर को आपको इसके घात में लिखना पड़ेगा और उसके बाद जाके फिर आप उस नंबरों का योग करेंगे तो जो मान आएगा वही अभिक्रिया की कोटि होगी। अब यहाँ पे ये तो हो गया दर समीकरण। कभी कभी दर समीकरण बना के नहीं दिया होता तो आपको बनाना पड़ता है, तो ऐसा यहाँ पे अभिक्रिया दे दिया, दर समीकरण नहीं बनाया था, तो हम दर समीकरण बनाएंगे फिर जाके अब इसकी अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे। तो ये तो हो गया दर समीकरण लिखना, बहुत आसान है। दोनों मॉलिक्यूल यानी दोनों A और B के सांद्रताओं का योग करेंगे और उसके घातों का, सांद्रता लिखेंगे और उसके घातों का योग करेंगे। तो अगर हम इसके घातों का योग करेंगे तो क्या निकालेंगे, कोटि निकालेंगे, यानी अभिक्रिया की कोटि। तो जब अभिक्रिया की कोटि लिखेंगे तो क्या करेंगे, देखिए A की सांद्रता का घात क्या है, N, B की सांद्रता की घात क्या है, M, तो N प्लस M जो होगा यही आपका अभिक्रिया की कोटि होगी, या यही आपकी अभिक्रिया की कोटि का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनके जितने भी घात होंगे उन घातों को अगर आप जोड़ देते हैं तो ये आप अभिक्रिया की कोटि निकाल लेंगे। एग्जाम्पल से एक समझा देते हैं, जैसे देखिए अगर कभी कभी ये
दर स्थिरांक नहीं दिया होता है या दर समीकरण नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन कैसे देगा। क्वेश्चन में अगर मान लीजिए दे दिया कि a के घात क्या आ गया a 2a प्लस 3b और इससे बन रहा है प्रोडक्ट p, तो हमें पहले इसको दर स्थिरांक में लिखना पड़ेगा। तो इसका दर समीकरण पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे r इज इक्वल टू k इंटू a की सांद्रता घात कितना है 2 इंटू बी की सांद्रता घात कितना है 3। और हमें अगर कोटि निकालना होगा तो क्या करेंगे, कोटि लिखेंगे और दोनों के घात, ए का घात कितना है 2 है, बी का घात कितना है 3 है, तो 2 प्लस 3 करेंगे तो आएगा क्या 5। और यही इस अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभिक्रिया की कोटि वाले फॉर्मूले पर क्वेश्चन आएगा तो इसी हिसाब से आएगा, और कभी कभी अभिक्रिया ना देके डायरेक्ट दर समीकरण दे देता है तो यहाँ पे तो और ही आसान हो जाएगा। केवल आपको दर समीकरण में जो घात होंगी, जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल होंगे ए बी सी या डी, सबके घातों को योग कर देंगे, वही आपकी अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। और अगर सिर्फ समीकरण देगा तो पहले दर समीकरण में चेंज करेंगे, फिर जाके इसके घातों का योग करेंगे। अगर नहीं आपको दर समीकरण में चेंज करने आता है तो आप क्या करेंगे, सीधे ए के आगे जो संख्या होगी, बी के आगे जो संख्या होगी, जोड़ के डायरेक्ट कोटि निकाल देंगे। ठीक है, इस हिसाब से अभिक्रिया की कोटि निकालते हैं। तो 9वां क्वेश्चन आपका क्या है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है ये बताना है। तो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 25 में नहीं आया है। इसका मतलब है कि एक साल गैप किया है, तो हो सकता है 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये आपको देखने को मिले, इसलिए हमने पहले से स्टार लगा दिया है, यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। अगर पूछेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। यानी मान लीजिए हमने कोई एक अभिक्रिया ले लिया, कोई एक क्या ले लिया, अभिक्रिया ले लिया, जैसे ए, ये आपका क्या हो गया अभिकारक, जिससे कोई प्रोडक्ट पी बन रहा है। ठीक है, ये आपका रिएक्शन हमने ले लिया कि ए अभिकारक से कोई प्रोडक्ट पी बन रहा है। अब अगर हम इस अभिक्रिया के लिए क्या निकालें, शून्य कोटि के अभिक्रिया का समीकरण निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, हमें कहा क्या गया है, परिभाषा से ही निकालेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, वह अभिक्रिया जिसमें जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के बराबर होगा। यानी दर या अभिक्रिया की दर वो किसके समानुपाती होता है, अभिकारक के सांद्रता के घात के शून्य घात के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, समानुपाती अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती है। ठीक है, शून्य घात के समानुपाती है। ये हो जाएगा, यहां से इक्वेशन 1 बन जाएगा। लेकिन यहीं पे अभी ये चीजें खत्म नहीं है। अगर हम यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनेगा, हमने अभी अभी आपको बताया है कि अभिक्रिया का वेग या दर इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपान dt होता है। यानी जहां पे दर है वहां पे हम dx अपान dt लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए हमने ये कैसे बनाया, फॉर्मूला हमने यहीं से बनाया है कि जिसमें अभिक्रिया की जो दर है वो क्या होगी, समानुपाती होगी, वो किसके, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के। तो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होगी। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है। लेकिन अगर यहीं पे बात कर देगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो हम क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे जो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात हमने लिखा है, यहाँ पे प्रथम घात लिख देंगे। ठीक है, बस इतना ही आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आप जब फॉर्मूला निकालेंगे तो बस इतना ही चेंज करना पड़ेगा। मतलब पूरा परिभाषा सेम होगा, जहाँ पे शून्य घात लिखा है वहां पे प्रथम घात लिख देंगे, और यहाँ पे दर सेम रहेगा, अभिक्रिया की सांद्रता के शून्य घात जहाँ पे लिखा है वहां भी प्रथम घात कर देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा,
दर का हमने बताया है कि अभिक्रिया का वेग या दर को हम dx अपान dt से डिनोट करते हैं। तो दर की जगह हम क्या लिख देंगे, dx अपान dt लिख देंगे, जो कि प्रोपोर्शनल होगा किसके, अभिक्रिया की सांद्रता के शून्य घात के। अब यहाँ पे अभिक्रिया की सांद्रता हम किसका लेंगे, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात का। तो अभिकारक यहाँ पे क्या है होता है A, अभिकारक से उत्पाद P बनता है। तो अभिकारक A है, तो यानी A के सांद्रता के शून्य घात के बराबर हो जाएगा, और यही आपका क्या निकल जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो फॉर्मूला होगा यही होगा। अब अगर यही प्रथम कोटि के लिए कहेगा तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या चेंज करना है, देखिए आपको सब सेम लिखना है। परिभाषा में क्या चेंज करेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगी। शून्य कोटि के लिए शून्य घात के समानुपाती हो जाती है, और प्रथम कोटि के लिए प्रथम घात के समानुपाती होगा। बाकी आप अभिक्रिया ये सेम रखेंगे। यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनल अभिकारक की घात की सांद्रता के शून्य घात लिखे हैं, वहां पे अगर प्रथम घात के लिए होगा तो यहाँ पे सांद्रता के प्रथम घात को आप प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती दिखा देंगे। बाकी दर का आपको सेम रखना पड़ेगा, dx अपान dt। यहाँ पे अभिकारक यानी a सेम रहेगा, जहाँ पे शून्य हमने लिखा है वहां पे आप 1 लिख देंगे। तो आपका ये पूरा जो परिभाषा हो जाएगा वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम है। ये जो है हमने आपको अभी बताया था इसलिए बता दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि या शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला हो गया, और उसको कैसे डिराइव करते हैं ये हमने बता दिया। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे अगले चैप्टर के क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, या इसको पूछा जा सकता है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, या डी ब्लॉक को ही संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। 3 प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। पूछा कब कब गया है, तो 2024 में, 22 में, 17 में, 14 में, 8 में, 7 में और 5 में आया हुआ 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्व होते क्या हैं, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर या करने पर उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन, आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसमें, डी कोष में या डी ब्लॉक में या कक्षक में प्रवेश करता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। अब अगर एफ ब्लॉक का तत्व पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें, एफ उपकोष में। अगर एफ उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो वो एफ ब्लॉक का तत्व कहा जाएगा, और अगर कहीं आपका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी कोष में प्रवेश करता है तो डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि डी ब्लॉक को ही संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, तो डी ब्लॉक जो है ये एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होता है, इसीलिए इसको संक्रमण तत्व, क्योंकि इसको देखिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है, तो इसके इधर साइड एस ब्लॉक के तत्व और इधर साइड आपके क्या होते हैं, इधर साइड आपका पी ब्लॉक का तत्व होता है। यानी दोनों साइड से ये 2 ब्लॉकों से संक्रमित या घिरा हुआ होता है, इसीलिए इसको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी लिख लेंगे कि डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। ये तत्व एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होता है, यही कारण है कि इसे संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। जैसे अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये आपका क्या होता है, एस ब्लॉक हो गया, इधर आपका पी ब्लॉक हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया, ये तो हो गया डी ब्लॉक। ये हो गया आपका ऊपर का पीरियोडिक टेबल। नीचे आपके 2 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये आपके एफ ब्लॉक के तत्व हो गए। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल होता है। इसमें अगर डी ब्लॉक को आप देखेंगे तो ये एस ब्लॉक से और पी ब्लॉक के बीच में संक्रमित यानी कि अकड़ा हुआ रखा गया है, तो इसी वजह से इसको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो ये है आपका डी ब्लॉक क्या है और इसको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। स्क्रीनशॉट कर ले, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन आपका क्या है कि संक्रमण तत्व तथा अंतः संक्रमण तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत पूछा जाता है। ये पूछा कब कब गया है, 2024 में, 22 में, 18 में और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो पहले हम संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा? n माइनस वन डी 1 to 10, यानी डी ब्लॉक में आप 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। ठीक है, n-1 डी 1 to 10, यानी डी ब्लॉक में आप लगभग 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका n इंटू एस, और एस ब्लॉक में आप कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 0 से 2 इलेक्ट्रॉन, या आप यहाँ पे 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक यानी कि संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे निकाला जाता है। यानी कि n-1 डी में आप 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एस ब्लॉक में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उसके बाद पी में आप 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और एफ में आप 14 इलेक्ट्रॉन लगभग भर सकते हैं। तो नीचे आपको क्या निकालना है? देखिए, पहले संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए, फिर पूछा क्या है कि अंतर संक्रमण तत्व यानी कि एफ ब्लॉक का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? पहले हम एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए n-2 लिखेंगे। ठीक है, n-2, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं? कम से कम 14 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 से 14 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं एफ ब्लॉक में। उसके बाद यहाँ से आप डी ब्लॉक वाला पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वही लिख देंगे, यानी इसके बाद पूरा सेम आपका डी ब्लॉक वाला ही हो जाएगा। n-1 डी 1 to 10, और उसके बाद n-s या n इंटू एस, और एस में आप 1 से 2 यानी लगभग 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये आपका अंतः संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अंतः संक्रमण तत्व का बहुत सरल होगा अगर आपको संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा, क्योंकि अंतः संक्रमण तत्व में बस आपको इतना ही अपने मन से या अलग से लिखना पड़ेगा, बाकी इतना आपका किसका है? संक्रमण तत्व का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यानी n-2 एफ जो कि अंतः संक्रमण तत्व होगा, इसमें आप 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसके बाद फिर ये आपका संक्रमण तत्व का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो 12वां क्वेश्चन आपका क्या है कि संक्रमण तत्वों के प्रमुख गुण क्या होते हैं, यानी डी ब्लॉक के कुछ प्रॉपर्टीज बताइए। तो पूछेगा कब गया है ये क्वेश्चन? 24 में नहीं आया है और ना ही 25 में आया है, पहली बात तो। यानी 23 में, 22 में, 17 में, 16 में और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 साल मिस किया है, तो हो सकता है इस साल ये क्वेश्चन आपको मिस कर दे, यानी आपके लिए ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार आ जाए। तो संक्रमण तत्व के प्रमुख गुण क्या क्या होते हैं? हमने जब आपको डी ब्लॉक पढ़ाया था तो बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था, उसमें आपको संक्रमण तत्व के गुण भी बताए थे, जाके पहले देख लिया करो कुछ। तो यहाँ पे देखें, ये रंगीन आयन बनाते हैं, यानी संक्रमण तत्व जितने भी होंगे रंगीन आयन बनाएंगे। जैसे जितने भी आप पटाखे देखते हैं उनमें जो कलर निकलता है फूटने के बाद, वो इसी केमिकल को डालने के बाद यानी डी ब्लॉक के तत्वों को मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए वो रंगीन आयन प्रदान करते हैं। इनमें अनुचुंबकीय गुण यानी कि चुंबक का कोई भी गुण नहीं होगा, ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व जो है इनमें उत्प्रेरक का गुण यानी कि ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाने और घटाने का भी कार्य कर सकता है। उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है। तो यानी डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक का भी गुण दर्शाते हैं। और आखिरी पॉइंट क्या है कि डी ब्लॉक के तत्व में धात्विक चालकता होती है, यानी ये धातुओं में चालक या चालक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर ले, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां आपका क्या है कि लिगेंड क्या होता है। ये आपका 5वां चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इसके पहले 4थे चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे थे। लिगेंड क्या है या उदाहरण सहित उसी को समझाइए। तो ये 2025 में, 23 में, 20 में और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले समझेंगे कि लिगेंड क्या होता है, यानी ऐसा धातु या आयन या ऐसे धातु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, उसके बाद लिगेंड क्या होता है, ये सब डिटेल में आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है। जो हमने लिगेंड का पहला लेक्चर या बेसिक लेक्चर दिया था उसमें आपको डिटेल में पढ़ाया था। और लिगेंड के भी 3 प्रकार होते हैं, एक दंतु लिगेंड, द्विदंतु लिगेंड
त्रितंतु लिगेंड और एक आपका आखिरी होता है बहुतंतु लिगेंड। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान कर रहा है आपका लिगेंड, उस हिसाब से लिगेंड बदलते हैं। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा तो एक तंतु लिगेंड, 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान करेगा तो 2 ही तंतु लिगेंड, 3 का करेगा तो 3 तंतु लिगेंड, और अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का दान करता है तो बहुतंतु लिगेंड कहलाता है। इस हिसाब से आप परिभाषा बना सकते हैं। तो लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे धातु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे लिगेंड कहते हैं। अब एग्जांपल से समझेंगे पहले कि लिगेंड क्या है और केंद्रीय धातु परमाणु क्या है। जैसे आपका क्या है कि K4FeCN6। अब जो चीज या जो तत्व ब्रैकेट में होगा, जैसे यहाँ पे Cn क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, तो Cn जो होगा ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? लिगेंड पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या पढ़ेंगे? लिगेंड पढ़ेंगे। अब इस लिगेंड के पहले जो भी मॉलिक्यूल होगा, जैसे Fe हो गया, उसके बाद आपके Fe के बाद कोई भी और भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जैसे Cu हो गया, कॉपर हो गया, ये सब यानी कि जो ब्रैकेट के जस्ट आगे जो आपका तत्व होगा वो क्या कहा जाता है? उसी तत्व का नाम केंद्रीय धातु परमाणु होगा, या उसी को हम केंद्रीय धातु परमाणु भी पढ़ते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु भी पढ़ते हैं। तो समझ में आया एग्जाम्पल से कि पहले केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? ये जो आपके ब्रैकेट के आगे जो भी आपका तत्व होगा या मॉलिक्यूल होगा उसी को केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर बंद होगा जिसके पीछे संख्या लगी होगी वो आपका लिगेंड होता है। अब कभी कभी कई एग्जाम्पल में 2 लिगेंड होते हैं तो वो आपके द्वितंतु लिगेंड का एग्जाम्पल होगा। अगर 3 लिगेंड होगा तो 3 तंतु लिगेंड का एग्जाम्पल। यहाँ पे 1 लिगेंड दिख रहा है तो ये 1 तंतु लिगेंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिगेंड जितना इलेक्ट्रॉन युग्म को इस केंद्रीय धातु परमाणु को डिनोट कर देता है या दे देता है, दान कर देता है, वही आपका क्या कराएगा? लिगेंड कराएगा। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता जो होती है वो किसमें होती है? इस लिगेंड में यानी Cn में होती है, और कोई इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं दे सकता, क्योंकि Cn के बाद ही देखिए अगर हम देखें तो ये Cn के आगे क्या लगा है? 6 है, यानी कि Cn कितना है? इस Fe से, Fe आपका क्या हो गया? केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। अब इस Fe से 6 Cn जुड़े हुए हैं, तो हम 6 Cn इसमें कैसे जोड़ेंगे? इस तरह से हम इसमें 6 Cn जोड़ देंगे। यहाँ पे Cn Cn यानी कि साइनाइड 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 और साइनाइड। ठीक है, इस तरह से इस पूरे एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये तो आपका Fe केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, और ये इसके किनारे किनारे हमने 6 Cn यानी कि 6 लिगेंड को लगा दिया है। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट कर ले, फिर आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उपसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, या इसी को कभी कभी दाता परमाणु संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो उपसंयोजन संख्या किसे कहते हैं उदाहरण से समझाइए। ये 2024 में, 23 में, 22 में, 20 में और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। 25 में नहीं आया है, हो सकता है कि 26 में ये क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर के लिए। तो उपसंयोजन संख्या सबसे पहले होती क्या है? धातु आयन से, धातु आयन या कह सकते हैं लिगेंड से भी आप लिख सकते हैं। धातु आयन अगर आपको कठिन लगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिगेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लिगेंड से या धातु आयन से जुड़े जो ये संख्या होगी या दाता परमाणु होगा उसी की संख्या को ही उपसंयोजन संख्या कहेंगे। जैसे ये आपका हमने बताया Cn जो होगा ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? लिगेंड पढ़ेंगे, और इसके आगे जो संख्या होगी इसको हम केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु पढ़ते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु पढ़ते हैं। अब इस लिगेंड से या इसी को धातु आयन भी बोला जाता है। इस लिगेंड से जुड़ा जो संख्या होगा या जो दाता परमाणु होगा उसी को ही हम क्या कहेंगे? उपसंयोजन संख्या कहेंगे। यानी लिगेंड क्या है? Cn है, यानी साइनाइड है। इस साइनाइड से कितनी संख्या जुड़ी है? 6, यानी साइनाइड कितने हैं यहाँ पे? इस पूरे स्ट्रक्चर में साइनाइड कितने हैं? 6। तो इसका मतलब ये 6 जो है यही आपका क्या हो जाएगा? उपसंयोजन संख्या हो जाएगी, उपसंयोजन संख्या हो जाएगा, या इसी को ही हम दाता भी कहेंगे क्योंकि ये डोनेट करता है केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, तो इसी को हम दाता भी कहते हैं।
ये आपका हो गया उपसंयोजन संख्या, यानी सीधे सीधे लिगेंड से जुड़े जितनी भी संख्याएं होंगी, जितने भी लिगेंड से जुड़ी संख्या होगी, उसी को हम दाता परमाणु संख्या या उपसंयोजन संख्या भी कहते हैं। ये स्क्रीनशॉट कर ले, फिर आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। तो 15वां क्वेश्चन आपका क्या है कि द्विलवण या संकुल यौगिक क्या होते हैं। संकुल यौगिक जो पूरा मॉलिक्यूल होता है, जैसे हमने अभी आपको बताया क्या, FeCN6 और इसके पहले आपका क्या था K4, ये पूरा यौगिक ही संकुल यौगिक या उपसंयोजन यौगिक पढ़ा जाता है। ये हमने आपको जब उपसंयोजन यौगिक के बारे में बताया था तो वहां पे डिटेल में आपको बताए थे। यहाँ पे केवल आपको द्विलवण और संकुल यौगिक में डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। ये क्वेश्चन केवल 2025 में पूछा गया है, उसके पहले नहीं पूछा गया है। हो सकता है कि इस बार किसी न किसी सेट में आ जाए। तो द्विलवण क्या होते हैं, इनकी जो संरचना होगी वो सरल होती है, जबकि संकुल यौगिक या उपसंयोजन जो यौगिक होते हैं इनकी संरचना जटिल या कठोर होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, द्विलवण जो होते हैं ये जल में जल्दी घुल जाते हैं, यानी वियोजित हो जाते हैं, और संकुल यौगिक या उपसंयोजन यौगिक जल में वियोजित नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि द्विलवण ठोस अवस्था में होती है, जबकि संकुल यौगिक या उपसंयोजन यौगिक ठोस के साथ साथ जलीय अवस्था में या द्रव अवस्था में भी देखने को मिलता है। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक जितने भी 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो लेक्चर में आपको कवर करा दिया है। वीडियो पूरा 1 घंटे 30 मिनट के प्लस में है, यानी कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं या आते हैं, या हो सकता है इस साल आ जाएं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारा इंस्टाग्राम ID भी है, वहां पे पूछ सकते हैं। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 1 में हमने चैप्टर 1 से 5 तक जितने क्वेश्चंस थे वो करा दिए हैं। पार्ट 2 में हम चैप्टर 5 से लेके 10 तक जितने भी इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो करवाएंगे। तो इसका पार्ट 2 या 3 दिन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट कर ले। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।